नमस्कार मित्रों। केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी की हिंदी की तैयारी के लिए हिंदी कैंपस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दीनदयाल आज छठे दिन फिर आपके साथ 10 प्रश्न लेकर हाजिर हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन प्रश्नों से पूरा लाभ मिल रहा होगा। आपके कमेंट भी मेरे पास आए हैं और मैंने कहा था कि स्वमूल्यांकन करते रहिए, तो स्वमूल्यांकन में कुछ बच्चों के द्वारा अंक प्रदर्शित किए गए जो कुछ उत्साहवर्धक थे तो कुछ उत्साहहीन करने वाले थे। लेकिन इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप निरंतर इस प्रकार मेहनत करते हुए एक दिन अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं आज अपने छठवें दिन के 10 प्रश्नों की ओर, जिसमें हमने आपको जो गृह कार्य दिया था उसकी बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा हमारी ही एक शिष्या वेदकला यादव जी का, जो हिंदी साहित्य और व्याकरण के लिए समर्पित हैं। वे भी सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए हिंदी का ज्ञान जो है उसका प्रचार प्रसार करती हैं। इसी क्रम में वे यूजीसी नेट हिंदी और डीएसएसबी की तैयारी करती हैं, एनवीएस केवीएस की तैयारी कराती हैं, राजस्थान और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कराती हैं। और उनके YouTube चैनल से आप जुड़ सकते हैं और उनके चैनल का नाम है टीचर्स गोल। टीचर्स गोल। तो YouTube पर आप इसे सर्च कीजिए, काफ़ी अच्छी कक्षाएं ये देती हैं और नेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की आजकल सीरीज़ चला रही हैं। तो ज्ञान जहाँ से मिलता है वहाँ से ले लेना चाहिए, मेरा उद्देश्य है यही। और हमारा छात्र आगे बढ़ता है तो हमें और भी खुशी मिलती है और आप भी धीरे धीरे आप भी ज्ञान बांटने की इस पंक्ति में शामिल हो जाएंगे। इसलिए मेरे चैनल के साथ साथ आप यहाँ से भी हिंदी के ज्ञानवर्धन के लिए लाभ ले सकते हैं। टीचर्स गोल ये उनका YouTube चैनल है। चलिए आइए अपने प्रश्नों की ओर आगे चलते हैं। ये हमारा पिछला प्रश्न था जो गृह कार्य के लिए दिया था मैंने आपको कि प्रेमचंद की नीली आँखें ये किसकी रचना है। तो प्रेमचंद संबंधी कई प्रश्न आपके पास आते हैं, एक प्रश्न कम से कम आता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो अमृत राय हैं उन्होंने प्रेमचंद को लेकर, क्योंकि प्रेमचंद के बेटे हैं, और एक रचना लिखी है जिसका नाम है क्या, कलम का सिपाही। ये उनकी रचना का नाम है। उनकी रचना का नाम प्रेमचंद की नीली आंखें नहीं है। मदन गोपाल भी जो है मिलता जुलता सा एक नाम लिखते हैं और रचना लिखते हैं क्या, कलम का मजदूर। ठीक है। और जो शिवरानी देवी हैं वो प्रेमचंद की पत्नी हैं और वो लिखती हैं क्या, प्रेमचंद घर में। ये उनकी रचना है। इसका मतलब प्रेमचंद को लेकर 3 जो ऊपर के विकल्प हैं ये तो अलग प्रकार की रचना लिख रहे हैं। तो आंसर क्या है हमारा, हरिशंकर परसाई। NCERT में भी सिलेबस में लगा हुआ है प्रेमचंद की नीली आंखें। क्या इसे टिक कर दें? नहीं, ये आंसर भी हमारा गलत है। अमृत राय कलम का सिपाही लिख रहे हैं इसलिए गलत है।
मदन गोपाल कलम का मजदूर लिख रहे हैं, इसलिए गलत है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी लिख रहे हैं, इसलिए गलत है। शिवरानी हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद पर लिखा है, लेकिन प्रेमचंद की नीली आंखें नहीं। क्या लिखा है हरिशंकर परसाई ने, जो एनसीईआरटी में लगा है? प्रेमचंद के फटे जूते। ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है, ये लिखा है, इसलिए हरिशंकर परसाई भी उत्तर नहीं है। ये चारों उत्तर गलत हैं। विकल्प मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने सही से डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल सही आंसर दिया है बहुत सारे बच्चों ने। सही आंसर क्या है? डॉक्टर धर्मवीर। डॉक्टर धर्मवीर एक दलित आलोचक हैं, राइटर हैं। ये उनके द्वारा लिखी गई रचना है, ठीक है, इसलिए बिल्कुल सही। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, परीक्षा में चारों उत्तर गलत नहीं होते हैं। ये तो अभी आपका अभ्यास कराया जा रहा है और ये देखने के लिए था कि आप कितने लोग रट्टा मारते हैं या कितने ही लोग विकल्पों में से भी तुक्के मारते हैं। लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पता लग गया कि मैं कई बार विकल्प भी सही नहीं देता हूँ, ठीक है? ठीक है, समझ गए? अगली क्लास कक्षा में फिर आपको ऐसा प्रश्न मिल सकता है। तो आज की कक्षा का पहला प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। ये है आपके सामने, साहित्य संबंधी ही प्रश्न है, आत्मकथा को लेकर। आप हुदरी नामक आत्मकथा किसकी है? और ये जिसकी है, ये बहुत चर्चित लेखिका हैं और इनका निधन भी हुआ है इसी वर्ष, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो कोई जानता है क्या? नीचे से विकल्पों की ओर चलते हैं तो देखेंगे कि पद्मा सचदेवा इनकी आत्मकथा है, लेकिन इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? बूंद बावड़ी, ये इनकी आत्मकथा का नाम है। मैत्री पुष्पा जो है, उनकी आत्मकथा 2 भागों में है। एक कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी कुंडली बसे, और एक है ये एक भाग है, और दूसरे भाग का नाम है क्या? गुड़िया भीतर गुड़िया, ये है। इसका मतलब न मैत्री पुष्पा की ये आत्मकथा है आप हुदरी, न पद्मा सचदेवा की। और चंद्र किरण सोनरिक्शा की अगर हम बात करें तो इनकी आत्मकथा का नाम है पिंजरे की मैना, पिंजरे की मैना। तो इसका मतलब ये भी उत्तर में नहीं है। तो सही आंसर क्या है? रमणिका गुप्ता। क्यों है ये भी जान लेंगे। मैंने आपको बताया, रमणिका गुप्ता जो है, इनकी पहला भाग जो आत्मकथा का नाम है उसका नाम है हादसे, और ये आप हुदरी इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है। रमणिका गुप्ता जो हैं वामपंथी विचारधारा की और दलित साहित्य की लेखिका रही हैं। ये एक पत्रिका भी निकालती थी भोगल से, बहुत इम्पोर्टेंट पत्रिका थी, है अभी भी चल रही, युद्धरत आम आदमी, ठीक है। तो ये पत्रिका भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके संपादक कौन रही हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो प्रश्न मैंने आपको दिया है, आप हुदरी किसकी आत्मकथा है? रमणिका गुप्ता, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न आपके पास लिटरेचर संबंधी था। तो जो बच्चे आत्मकथा के बारे में जानकारी रखते हैं उन्होंने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो इसे अपने नोट्स में लिख लें। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न जो है अलंकार संबंधी है, लेकिन साहित्य संबंधी भी है, दोनों का मिश्रण है। अगर आप सूफी काव्य के बारे में जानते हैं तो उत्तर दे सकते हैं, आप अलंकार के बारे में जानते हैं तो उत्तर दे सकते हैं, लेकिन दोनों के बारे में जानने पर ही इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है।
अगर आपने सूफी काव्य पढ़ा है तो आप इसका उत्तर बताएंगे। आप देखेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार तो हर दूसरे किसी के भी काव्य में मिल सकता है, रूपक भी किसी के भी दूसरे उसमें मिल सकता है, अन्योक्ति भी किसी के उसमें मिल सकता है, लेकिन समासोक्ति अलंकार सब जगह नहीं मिलता है। पहले तो ये जान ले कि इसका उत्तर क्या है। समासोक्ति अलंकार क्यों है इसको जान लें। अन्योक्ति वहाँ होता है जहाँ पर कवि को जो सामान्य अर्थ कवि ने दिया है वो अर्थ अभीष्ट नहीं होता। उसे कौन सा अर्थ अभीष्ट होता है? अन्य अर्थ, जो विशिष्ट अर्थ होता है वही अभीष्ट होता है। जबकि समासोक्ति में सम प्लस उक्ति है। सम मतलब समान, अर्थात सामान्य अर्थ जो दिया हुआ है और विशिष्ट अर्थ जो नहीं दिया है, दोनों अर्थ समान रूप से चाहिए, ये अर्थ भी और ये अर्थ भी। उसे समासोक्ति अलंकार कहते हैं। और आपने देखा सूफी काव्य जब आपने पढ़ा तो एक तरफ सामान्य कथा चलती है, सामान्य अर्थ चलता है राजा रानी का, और दूसरी तरफ विशिष्ट अर्थ चलता है आत्मा और परमात्मा का। कवि को दोनों अर्थ अभीष्ट हैं। वहाँ पर वो कथा भी बताना चाहता है और आध्यात्मिक अर्थ भी बताना चाहता है। इसलिए सूफी काव्य का मुख्य अलंकार कौन सा हुआ? समासोक्ति। ठीक है, भूलेंगे तो नहीं। चलिए आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इतिवृत्तात्मकता किस काव्यधारा की विशेषता है? पहले तो आपको इतिवृत्तात्मकता का मतलब पता होना चाहिए। इतिवृत्तात्मकता, इति मतलब अंत, वृत्त मतलब घेरा। जब एक ही घेरे में घिरकर रह जाएं, वहीं पर अंत हो जाए, चाहे वो किसी विषय का हो, विचारधारा का हो, भाषा का हो, प्रवृत्ति का हो, तो वहाँ जो रूप उभरेगा वो इतिवृत्तात्मकता का उभरेगा। तो आप देखेंगे किस काव्यधारा की विशेषता है? वो है द्विवेदी युग की, जहाँ पर समाज सुधार के घेरे से बाहर कोई रचनाकार आता दिखता नहीं है, और इस काव्यधारा के अंत का मूल कारण यही इतिवृत्तात्मकता बनती है। जहाँ प्रगतिशीलता खत्म हो जाती है, इतिवृत्तात्मकता आ जाती है, वहाँ पर जड़ता आ जाती है। इसी के परिणाम स्वरूप नई काव्यधारा छायावाद का जन्म होता है। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए, अगर आपने हिंदी साहित्य के इतिहासों के नाम पढ़े हैं, याद किए हैं, तो आप दिमाग पर जोर डालें और सोचकर बताएं कि ये इतिहास किसका है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। बहुत से बच्चे इसमें दिमाग दौड़ा रहे होंगे और आंसर लगा रहे होंगे जॉर्ज ग्रियर्सन, जिसका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो बच्चे जो जल्दबाजी करते हैं वो सिर्फ यहाँ से ये शब्द की कॉपी करके अपने दिमाग की फ्लॉपी में जाकर आंसर रट्टा हुआ ढूंढ के निकालते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास का नाम क्या है? वर्नाक्यूलर लिटरेचर, वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ मॉडर्न हिंदुस्तान। वहाँ पर वर्नाकुलर है, वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये ऐसा वो हिंदी साहित्य का इतिहास है उनका, न कि मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। ये तो किसका है? ये है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार इस तरह के प्रश्न उलझाने के लिए देगा। वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और मॉडर्न हिंदी लिटरेचर मिलता जुलता सा नाम है। ऐसे ही कई बार गारसा द तासी, जो फ्रेंच भाषा के पहले इतिहासकार हैं हिंदी साहित्य के, उनकी इतिहास के बारे में बात ना करके उनके इतिहास का अनुवाद जिसने किया उसकी बात कर रहा होता है, और हम क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ पाते। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न को भी पढ़ें और साथ साथ मेरे अनुरोध को भी याद रखें जो मैंने आपको बताया था
जो भी इस हिंदी कैंपस के पोर्टल से जुड़ रहा है, अगर उसे लाभ प्राप्त हो रहा है तो बिल्कुल इसे लाइक कीजिए, हर प्रश्न को लाइक कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो क्योंकि हम प्रश्नों के अंदर उलझ जाते हैं और भूल जाते हैं कि ये छोटा सा काम कि सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों को जोड़ने का आग्रह भी करें। मैंने फिर कहा 1000 सब्सक्राइबर होते ही हम जल्दी लाइव और बहुत सारे प्रश्नों के साथ आपके साथ आएंगे, जिसका आनंद अलग ही होगा। आमने सामने बात करने का आनंद ही कुछ और है और उसके लिए आप ही सहायक होंगे। चलिए ये प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रचनाओं का कौन सा क्रम सही है। तो क्रम वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें कई बार बच्चे उलझ जाते हैं, लेकिन इसमें उलझने का कोई सवाल नहीं होता है। ऐसे प्रश्नों को कैसे डील करना होता है, तो आप देखेंगे पहले सबसे पहले ये लगा लीजिए कि ये रचनाएं किसकी हैं। तो आप देखते हैं सांप नामक रचना किसकी है, अज्ञे की है, ठीक है। और कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है। और नए इलाके में ये अरुण कमल की रचना है, ठीक है। जब आपको इनके कवियों के बारे में पता लग गया तो ये किस किस युग से संबंधित है ये भी पता होना चाहिए। जैसे अज्ञे किससे संबंधित हैं, प्रयोगवादी युग से, प्रसाद छायावादी युग से, हरिऔध द्विवेदी युग से और अरुण कमल नई कविता से जुड़े हैं। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखना था इसमें कि यहाँ पर सबसे पहला युग से संबंधित कौन है, तो वो है हरिऔध, क्योंकि हरिऔध जो हैं द्विवेदी युग के हैं। ये पहले नंबर वाले हुए हमारे लिए, हरिऔध जो हैं ये नंबर 1 हुए। और द्विवेदी युग के बाद क्या आता है, छायावादी युग। तो छायावादी युग के कौन है यहाँ, प्रसाद, तो प्रसाद हुए दूसरे। उसके बाद आता है प्रयोगवाद, तो ये हुए तीसरे। और नई कविता आती है चौथे पे, तो ये हुए चौथे। तो अब हमें क्रम से लगाना है। तो नए यहाँ प्रिय प्रवास जो है वो सबसे पहले कहाँ लिखा है, इस पे लिखा है। और कामायनी दूसरे नंबर पे लिखा है, सांप अज्ञे का तीसरे पे लिखा है और नए इलाके में चौथे नंबर पर। तो हमारा उत्तर क्या हुआ सही, 3rd हुआ, ठीक है। यानी रचना से रचनाकार तक पहुंचना है, रचनाकार से उसके युग तक पहुंचना है, तब आप क्रम से लगा सकेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक पंक्ति आपके सामने दी गई है, देसिल बैना सब जन मिठा, ते तन सन जपहूं अवहट्ठा। यह किसकी पंक्ति है, आप भाषा से शायद समझ गए होंगे। यहाँ पर शब्द भी दिया है क्या, अवहट्ठा। तो अवहट्ठ की बात की जा रही है। अवहट्ठ या अपभ्रंश का प्रयोग होता था आदिकाल में। तो यानी इसका उत्तर कोई आदिकालीन कवि होना चाहिए। तो आप देखेंगे सारे के सारे आदिकालीन कवियों के ही नाम हैं। तो यहाँ समस्या जो सुलझ सकती थी वो नहीं सुलझ पा रही है। तो अब यहाँ एक रसखान को छोड़ दे तो सिर्फ रसखान जो है वो आदिकालीन कवि नहीं है। 3 कवि, सरहपा, अमीर खुसरो और विद्यापति, यही 3 जो है इनमें से एक विकल्प होना चाहिए। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं, देसिल बैना सब जग मिठा, देसिल बैना सबसे अच्छी है, देसी भाषा सबसे अच्छी है। और उसके बाद अवहट्ठ की बात आती है। तो किसने अवहट्ठ का प्रयोग किया है इसमें से, तो वो आंसर क्या है, विद्यापति, जिन्होंने कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये 2 रचना हैं, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, इसमें प्रयोग किया है अवहट्ठ का। और उनके लिए देसिल बैना का अर्थ क्या है, उनके लिए देसिल बैना का अर्थ है मैथिली, इसीलिए उन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या है, ये पंक्ति किसकी है, विद्यापति की, ठीक है। चले अगले प्रश्न की ओर। तो लीजिए 7वां प्रश्न आपके पास है, उपन्यास का प्रश्न आ गया है। माणिक मुल्ला नामक पात्र किस उपन्यास का है। तो जो बच्चे एमए करके आए हैं, नेट की तैयारी में हैं,
उन्हें तो इसका उत्तर ज़रूर मालूम होना चाहिए। बताइए। तो ये पहले तो ये जो पात्र है इसके लिए उपन्यास का पढ़ा होना जरूरी है। तो ये कौन सा उपन्यास है? ये है सूरज का सातवां घोड़ा। इस पर फिल्म भी बनी हुई है। कितने पाकिस्तान तो कमलेश्वर का है। ठीक है, भारत पाक विभाजन पर बना हुआ। और सूरज का सातवां घोड़ा किसका है? धर्मवीर भारती का। कई बार यही प्रश्न आता है कि ये उपन्यास किसका है, और ये भी आ सकता है उस उपन्यास में से पात्र कौन सा है। नेट के अंदर इसकी डिटेल में भी चला जाता है। कर्मभूमि के बारे में आप जानते हैं कि कर्मभूमि उपन्यास जो है वो किसका है? कर्मभूमि उपन्यास है प्रेमचंद का। और तीसरी ताली एक किन्नर विमर्श का उपन्यास है जो किसका है? प्रदीप सौरभ का। बहुत चर्चा में है ये है उपन्यास। और किन्नर विमर्श से रिलेटेड कई प्रश्न आ सकते हैं, कई नहीं तो एक प्रश्न जरूर आएगा। चित्रा मुदगल को अपने उपन्यास के लिए, जिस उपन्यास के लिए उन्हें अवार्ड मिला है, वो उपन्यास भी किन्नर विमर्श का है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा। उसी क्रम में प्रदीप सौरभ ये तीसरी ताली लिखते हैं, मुन्नी मोबाइल लिखते हैं। ये सब किन्नर विमर्श के उपन्यास हैं। नेट वालों से पूछ सकता है इस उपन्यास का नाम देकर, प्रदीप सौरभ का तीसरी ताली कैसा उपन्यास है? ऑप्शन में होगा किसान विमर्श, दलित विमर्श, किन्नर विमर्श। तब आप बताएंगे। समझ आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न, एक पंक्ति दी गई है किसी कहानी की कि बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। आपकी सहायता के लिए मैंने ये स्पष्ट कर दिया कि प्रेमचंद की किसी कहानी की पंक्ति है। और आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपके द्वारा पढ़ी गई होगी। BA MA लेवल पर ये कहानी लगी भी हुई है। बुढ़ापा की बात की गई है तो आपने अगर दूध का दाम पढ़ी है कहानी, तो उसमें मंगल और भूंगी 2 पात्र दिखाए गए हैं। ईदगाह कहानी पढ़ी है, उसमें भी एक बूढ़ी स्त्री की बात की गई है, अमीना, जिसका पोता हामिद जो है ईदगाह जाता है मेले के लिए। लेकिन इन अटकलों से परे इसका सही उत्तर क्या है? बूढ़ी काकी। क्या है? बूढ़ी काकी इसका सही आंसर। एक बूढ़ी काकी की चर्चा की गई है जो शारीरिक रूप से अपंग है और अपने भतीजे और उसकी बहू के ऊपर आश्रित है। उसी कहानी की पहली पंक्ति है, बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। इसका अर्थ यह है कि जैसे ही बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा बिल्कुल बचपन जैसा होता है। जैसे बचपन में बच्चे को खाने पीने का शौक़ होता है, बुढ़ापे में भी, वृद्धावस्था में लोगों को ऐसा शौक़ होता है। बच्चे जैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, बुज़ुर्गों को वो भी पसंद होता है। बच्चे जैसे जल्दी ही खुश हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, बुज़ुर्ग भी ऐसे हो जाते हैं। इसलिए बहुत ही सटीक बात कही है प्रेमचंद ने कि बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। ठीक है, चले अगली पंक्ति पे, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने है। इस बार ये काव्य की पंक्ति है आपके लिए। स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। इस पंक्ति में कौन से अलंकार हैं? 2 अलंकार की बात की गई है, यानी 2 अलंकार आपको इसमें देखने होंगे। जानकारी के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस पंक्ति के रचयिता कौन है, तो वो मैं सहायता करा देता हूँ। तो इसके रचनाकार हैं निराला, और NCERT में लगी हुई है कविता, स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। अब आप देखते हैं यहाँ पर 2 अलंकार आपको दिखाई देंगे क्योंकि ऑप्शन में 2 ही हैं। एक अलंकार यहाँ है और एक अलंकार यहाँ है। स्नेह रूपी निर्झर की बात की जा रही है, वाचक शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक अलंकार है जिसका नाम है रूपक। स्नेह पर झरने का, निर्झर का आरोप किया गया है, और यहाँ ज्यों वाचक शब्द दिया है, इसलिए यहाँ क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है।
जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। तो उत्तर हुआ हमारा रूपक और उत्प्रेक्षा। तो यहाँ उपमा और उत्प्रेक्षा है लास्ट में, तो ये उत्तर सही नहीं है। तीसरे में मानवीकरण दिया है, जबकि मानवीकरण नहीं है। पहले और दूसरे में रूपक और उत्प्रेक्षा दोनों लिखे हैं, लेकिन इन दोनों में क्या ये विकल्प गलत दे दिए गए हैं? नहीं। ध्यान रखें, इसका क्रम का भी ध्यान रखना है आपने। अगर पंक्ति में पहला रूपक अलंकार आया है तो उत्तर भी वही होगा जिसमें पहले में रूपक है। बाद में उत्प्रेक्षा की बात करेंगे, यानी दूसरा विकल्प भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, चले आगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं और देखते हैं। ये अंतिम प्रश्न है हमारा यहाँ आज। तो इसमें एक पंक्ति दी गई है, फाड़ी नखन शव आतड़िन रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुखत पर हर्षि प्रेत गण नारी। इसमें आपको रस बताना है कि कौन सा रस है इसमें। तो जानते हैं आप 9 रस हैं, उसके अलावा 10वां रस भी है। शांत रस की बात तक लोगों ने की, 9 रस की। भरत ने 8 बताए थे, 9वां उद्भट ने बताया था शांत रस। 10वां रस भक्ति रस बताया रूप गोस्वामी ने। 11वां रस वात्सल्य बता दिया विश्वनाथ ने। और वहीं 12वां रस प्रियान रस रुद्रट ने बता दिया। ठीक है, लेकिन 9 रस ही मान्य हुए। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछता है रस कितने हैं तो आंसर क्या देना है आपने? 9 है। क्लियर? अब बात करते हैं चलिए अपने कि इस क्वेश्चन के उत्तर की ओर। तो इसमें कौन सा रस है? तो आप देखेंगे ये जो शब्द है केवल मवाद शब्द, यही शब्द घृणा पैदा करता है। और जहाँ घृणा होती है वहाँ कौन सा रस होता है? विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है क्या? जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब भी पूछ सकता है, तो क्या है? घृणा। ठीक है, ये इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा और रस का नाम है विभत्स। ना ये हास्य रस है यहाँ पर, ना यहाँ जुगुप्सा क्योंकि वो तो स्थायी भाव है, और ना यहाँ करुण है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। कई बार जल्दबाजी में आप जुगुप्सा पे टिक न कर देना, क्योंकि रस पूछा है ना कि स्थायी भाव। अगर इसी पंक्ति में पूछता कौन सा स्थायी भाव है तो विभत्स आंसर नहीं होता, तब आंसर होता जुगुप्सा। ठीक है, बहुत बारीकी से उत्तर पर ध्यान देना है आपने। और आज के अंदर, आज की कक्षा में आपने देखा रस का, अलंकार का, काव्य पंक्तियों का, उपन्यास के पात्रों का, विभिन्न प्रकार के रूपों के प्रश्न मैंने आज रखे थे आपके लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी आप अच्छे अंकों से पास हुए होंगे। इसका स्वयं मूल्यांकन मुझे अगली क्लास में आप दिखाएंगे। तब तक कमेंट बॉक्स में आपके लिए खुला छोड़ा हुआ है, आराम से आप कमेंट बॉक्स में डालिए अपने प्रश्नों के उत्तर, कोई समस्या हो वो। और लाइक करते चलें, सब्सक्राइब करते चलें। शुभ रात्रि। कल फिर मुलाकात होगी हमारी अगली 7वीं कक्षा की ओर। ठीक है, चलें। ओके।